हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका टीचर नितिन अहलावत। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एईपी क्लासेस में बहुत 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 स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, आज मैं आप लोगों के लिए जो क्लास लेकर आया हूँ वो है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, लाइन्स एंड एंगल्स। आज हम इसके सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उनको डिटेल में समझेंगे और पता लगाएंगे कि लाइन्स क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे और इस एक वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर भी हो जाएंगे। तो चलिए फिर बिना समय गवाए आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, लाइंस एंड एंगल्स, तो हम सबसे पहले इसकी जो टर्म्स है उनको क्लियर करेंगे कि भाई लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं। तो वहां पर जब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक या पॉइंट आता है वो आता है कि भाई पॉइंट क्या है। पॉइंट यानी बिंदु जिसे बोलते हैं हम, यानी इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं हम बिंदु। बिंदु क्या है? तो बिंदु के बारे में अगर हम बात करें, यानी पॉइंट के बारे में बात करें, तो ये क्या है? ए डेफिनिट पोजीशन और लोकेशन। यानी अगर मान के चलो मैंने यहां पर एक पॉइंट लगाया, ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन है कि भाई आप बता सकते हो कि भाई इस पूरे जो बोर्ड है उस पर वो पॉइंट कहां पर है, ठीक है ना। ना इसकी कोई लेंथ होती, ना इसकी कोई ब्रेथ होती, मैंने लिखा हुआ भी है, इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। यानी ना तो इसकी कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है और ना ही कोई मोटाई होती है। यानी एक सिंपल ये दिस इज कॉल्ड अ डॉट और अ बिंदु, यानी अ पॉइंट, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट एक्चुअल में क्या है? क्या है? एक डेफिनिट पोजीशन और लोकेशन। डेफिनिट पोजीशन और लोकेशन, इसका मतलब क्या है? किसी स्थान की स्थिति को ये बताता है, यानी ये स्थान कहां पर है, यानी वो जो डॉट है वो कहां पर है, उसकी पोजीशन को वो बताता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पॉइंट या फिर बिंदु बोलते हैं। ठीक है बेटा, होप क्लियर हो गया होगा। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आता है लाइन। लाइन क्या है? देखिए, लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये यहां से समझते हैं। लाइन आप ये मानते हैं, हम इस दिस इज कॉल्ड लाइन। इसको लाइन कहा जाता है। अब इस लाइन में खास बात क्या होती है? इसमें देखो दोनों साइड एरो हैं, ध्यान से देखो, दोनों साइड एरो हैं। यानी आप इसकी लेंथ को ये नहीं कह सकते कि भाई इसकी लेंथ केवल इतनी है। आप इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो, इसको भी इधर एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है ना। लाइन अपने आप में क्या है? एक सीधा रास्ता है, ठीक है ना। सीधा, ये ऐसे ऐसे नहीं होगी, कभी भी उबड़ खाबड़ नहीं होगी। यानी आप इसको ये ऐसे ऐसे नहीं कह सकते। दिस इज नॉट कॉल्ड अ लाइन। इसको लाइन नहीं कह सकते। लाइन एक बिल्कुल सीधा रास्ता होता है, ठीक है ना। और इसे आप किधर भी बढ़ा सकते हो। आप इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो, इसको आप इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो, यानी बढ़ा सकते हो। समझ में आई बात? लाइन के बारे में देखो मैंने क्या, ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ। लाइन क्या है? एक सीधा रास्ता है और गोज एंडलेसली। एंडलेसली का मतलब क्या होता है कि यानी वो, मतलब इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हो। यानी इधर भी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में कितना भी बढ़ा सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए मैंने एंडलेसली वर्ड यूज किया है, जैसे हिंदी में हम अनंत बोलते हैं, ठीक है। और रिप्रेजेंटेड बाय दिस, और इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अब मान के चलिए लाइन है, अब इस लाइन को मैंने नाम दिया ए बी, ठीक है। अब मुझे ए बी लिखना है तो मुझे ए बी लाइन के रूप में ऐसे लिखना पड़ेगा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन। यानी एक लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ए बी उसके ऊपर लाइन का जो सिंबल है वो बना देते हैं, तब ये कहलाएगी एक लाइन, ठीक है। आई होप ये आपको लाइन के बारे में भी पता चल गया। अच्छा, एक चीज और बता दूं, अगर ये जो लाइन है जरूरी नहीं है ऐसे हो सकता है आपकी जो लाइन है वो ऐसे भी हो सकती है, ठीक है ना, या आपकी जो लाइन है वो ऐसे भी हो सकती है। बस सीधी होनी चाहिए। सीधी कहने का मतलब ये कि बीच में ये ऐसे ऐसे नहीं होगी, ठीक है ना। यानी वो या तो ऐसे सीधी, ये भी सीधी है, ये भी सीधी है। डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकती है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो सीधी होनी चाहिए, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो लाइन के बारे में हमें पता चला कि व्हाट इज लाइन। लाइन क्या है? एक सीधा रास्ता है और इसकी जो लेंथ है वो एंडलेस है। यानी इसकी कोई लेंथ आप भाई कंफर्म ही नहीं कर सकते, ये एंडलेस है, अनंत है, बढ़ती रहेगी। आप इधर बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो, ठीक है, ओके। और किसी भी लाइन को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, सॉरी ये हिल गया मुझसे, हाँ जी। तो किसी भी लाइन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी और उसके ऊपर लाइन का सिंबल बना देते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो,
नेक्स्ट, अब बात आती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट है। जैसे अगर हम यहां ध्यान दें कि अगर मेरे पास ये एक लाइन है, शिट, ये एक लाइन मान लेते हैं, इसको इरेज कर, हाँ जी। अब इस लाइन में से अगर मैं केवल इतना पार्ट ले लूं, बस इतना पार्ट, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा लाइक दिस, ठीक है ना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं। अब आप इस लाइन सेगमेंट को, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट है, यानी ये क्या है, एक तरह से एक लाइन का हिस्सा, ठीक है। आप इसको ना इधर एक्सटेंड कर सकते हैं, ना इसको इधर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है, लंबाई होती है इसकी, एक फिक्स लंबाई। देखो मैंने क्या लिखा है, ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। यानी एक लाइन सेगमेंट क्या होता है, वो एक लाइन का हिस्सा होता है, एक भाग होता है। विद टू एंड पॉइंट, इसके ये दो एंड पॉइंट है, यानी ये पहले वाला एंड पॉइंट है और ये दूसरे वाला एंड पॉइंट, ठीक है ना, जिसको हम सिरे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सिरे, ठीक है ना। इट हैज फिक्स लेंथ, इसकी एक फिक्स लंबाई होती है, क्योंकि आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, ना आप इसको लेफ्ट में ना राइट में, कहीं पर भी आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो इसकी एक फिक्स लंबाई होती है। समझ में आई बात? आपको पॉइंट के बारे में पता चला, आपको लाइन के बारे में पता चला, आपको लाइन सेगमेंट के बारे में। अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यानी जो लाइन का लाइन बनती है ना, जैसे वही छोटा सिंबल हम उसके ऊपर लिख देते हैं। ओके। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि जो लाइन हम जो अभी हमने पढ़ा था, कुछ जगह पर आप लोगों को इस लाइन को जैसे केवल एक सिंपल एल एम इससे भी डिनोट कर देते हैं, लेकिन वो तब ध्यान रखना, जब कैपिटल लेटर होगा तो दो लेटर यूज करेगा, जब स्मॉल होगा तो एक यूज करेगा। यानी इस पूरी लाइन को हो सकता है वो एम यूज कर ले, खाली एम, तो वो लाइन एम बोलेगा इसको, बट तब वो स्मॉल लेटर यूज करेगा। बट इफ ही इज यूजिंग कैपिटल लेटर्स तो फिर दो लेटर यूज करेगा। यानी एक ही लाइन को लिखने के या तो आप ऐसे लिख दो या फिर लाइन एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है रे। रे को हिंदी में बोलते हैं किरण। क्या है अगला पॉइंट? रे। रे। अब रे की जो फिगर होती है वो कैसी होती है? वो ऐसे होती है, दिस इज कॉल्ड रे। ये रे कहलाती है, ठीक है। इसको रे कहा जाता है, ये है रे। अब इसका एक पॉइंट, यानी आप इधर इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसको बढ़ा नहीं सकते आप। एरो किधर बना हुआ है? इधर, यानी आप इसको इधर एक्सटेंड कर सकते हो, इधर आप एक्सटेंड कर सकते हो। अब अगर मान के चलिए ए पॉइंट है और यहां पर मैंने इसको बी पॉइंट मान लिया और मुझे इसका नाम लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो रे में क्या होता है, जैसे आप लोग है ना, आप लोग ध्यान होगा आपको, सूरज बनाते थे, तो सूरज में ऐसे, ठीक है ना, ये क्या मेरा सूरज बन गया। छोटे बच्चे थे जब हम बड़ी शरारत करते थे, तब हम ऐसे सूरज बना देते थे ना, तो ये सब रे थी वो, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते किरण। ओके, तू है मेरी किरण, है ना वो वाला किरण ठीक है। चलिए, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब लाइंस में अगला है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिनको हम प्रतिछेदी रेखाएं बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जाए। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। यानी एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एक लाइन, दूसरी लाइन। अब ध्यान से देखो, ये जो दो लाइन है ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब काट रही हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जहां पर भी ये काट रही हैं, ये जो पॉइंट है इसको कहा जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। हिंदी में इसको प्रतिछेदन बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। तो दो लाइन जब एक किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वो दोनों लाइन क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या प्रतिछेदन बिंदु। और इन दोनों लाइंस को हिंदी में कहेंगे प्रतिछेदी रेखाएं। आपको बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो देखो ये कुछ एंगल भी बनाती हैं, इनके बारे में हम
आगे बात करेंगे, क्योंकि अभी हम केवल लाइंस का भाई टॉपिक कर रहे हैं, उसके बाद एंगल्स पे आएंगे तो फिर हम आपको ये बताएंगे क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पैरेलल लाइंस। अब व्हाट इज पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस क्या होती है? देखो, ये हो गई आपकी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का आपका सबसे सिंपल जो एग्जांपल है वो आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो सकता है, क्या सोच सकते हो आपकी व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस? देखो, आपने रेल की पटरियां देखी होंगी, रेल की पटरियां ऐसी ही होती है ना, बस इसके बीच में ऐसे, है ना। सबसे सिंपल एग्जांपल है रेल की पटरी। ठीक है, या अगर आप टेबल पे भाई बैठे हुए हों, भाई टेबल पे बैठे हों या बेड पे बैठे हों, तो आप उसके जो दोनों अपोजिट जो किनारे हैं अगर आप उनको देखोगे तो वो भी पैरेलल है। ठीक है ना। अगर आप कमरे के अंदर बैठे हैं तो आपकी जो दीवार है, दीवार के जो अपोजिट जो एजेस हैं वो भी पैरेलल है। ठीक है, आप अगर बुक यूज कर रहे हैं तो बुक के जो अपोजिट किनारे हैं वो भी पैरेलल हैं। ठीक, तो यानी अब पैरेलल का एक्चुअल मीनिंग क्या समझ में आया हमें? पैरेलल का मतलब है इनके बीच, ये जो दो लाइन है इनके बीच का जो ये गैप है, ये वाला गैप आप कहीं पर भी मीजर करो, मान के चलो ये 2 सेंटीमीटर है। अब इसको इन दोनों लाइन के बीच में कहीं पे भी मीजर करना, ये 2 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है ना। जो एक बार स्टार्टिंग में होगा वो एंड तक वही होगा, चाहे इन लाइंस को आप कितना भी बढ़ा लो, इनके बीच का गैप कभी भी 2 सेंटीमीटर से ना तो कम होगा ना 2 सेंटीमीटर से ज्यादा, इनका गैप हमेशा इक्वल होगा। अगर इनका गैप कम या ज्यादा हो गया तो ये पैरेलल नहीं कहलाएगी। पैरेलल का मतलब यही है कि इन दोनों लाइंस के बीच का गैप हमेशा इक्वल होगा, यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्लियर हुआ? तो इन लाइंस को हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। अब मान के चलिए ये जो ऊपर वाली लाइन है, इसको मैंने ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी माना, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे? मैं इसको लिखूंगा ए बी, ऐसे सिंबल बनाते हैं पैरेलल का, सी डी। ये जो सिंबल है इसी को पैरेलल कहा जाता है, कि ए बी पैरेलल है सी डी के। पैरेलल लाइंस को हिंदी में समांतर रेखाएं कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर पैरेलल लाइंस। ठीक, चलिए अगला है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? देखो, परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में समझो। भाई मान के चलिए आपके पास एक लाइन है और आपके पास एक दूसरी लाइन भी है। ठीक, अब ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। जहां पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो ये जो दोनों लाइन होगी, अगर मान के चलो मैं इसको L मान लूं और इसको M मान लूं, तो ये दोनों लाइन क्या कहलाएंगी? परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। कैसे? L परपेंडिकुलर और M। इसको लिखने का तरीका ये होता है, ये जो सिंबल मैंने बनाया है उल्टा टी की तरह का, इसको उल्टा टी दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो उल्टा टी आपको दिखाई दे रहा है ये परपेंडिकुलर का साइन है। यानी इसको पढ़ेंगे कैसे? एल परपेंडिकुलर एम, यानी ये जो एल लाइन है वो एम पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसे ही उल्टा भी है, एम एल पर परपेंडिकुलर है, एम परपेंडिकुलर एल। यानी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसा थोड़ा है कि भाई ये इसके साथ 90 नहीं बना रही, केवल यही इसके साथ 90 बना रही है। तो दोनों ही लाइंस एक दूसरे के साथ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसलिए इन लाइंस को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। ठीक है, और हिंदी में इनको बोलते हैं लंब रेखाएं। ठीक है, ओके, क्लियर। चलो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एंगल। एंगल क्या होता है समझते हैं। देखो बेटा, एंगल के लिए एंगल के लिए सबसे पहले हम एक रे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये जो रे ड्रॉ करते हो इसको इनिशियल रे कहते हैं। जब भी आप कोई एंगल बनाते हो तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो वो जो लाइन होती है उसको इनिशियल रे कहते हैं। अब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहां से मैं एक रे और ड्रॉ करूंगा। ठीक है बेटा, कर दिया। इसको मैं बोलूंगा टर्मिनल रे। और इस रे, इनिशियल रे से टर्मिनल रे के बीच का जो एक गैप है, दिस इज कॉल्ड एंगल।
क्या कहलाएगा ये? एंगल। यानी इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बीच का जो गैप है उसको एंगल कहेंगे या कोण कहेंगे, हिंदी में बोल देते हैं कोण हम। जिस पॉइंट पर ये दोनों रे मिल रही हैं इसको कहा जाता है वर्टेक्स, एंगल का वर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टेक्स। और ये जो दो इनिशियल और टर्मिनल रे हैं इन्हें कहते हैं हम आर्म्स ऑफ एंगल। यानी इस एंगल की ये क्या है? आर्म्स है, यानी भुजाएं, हाथ। ठीक है ना? तो इनको आर्म्स कहते हैं, इस इनिशियल रे और टर्मिनल रे को। ठीक है, इनिशियल मतलब जहां से शुरू हुआ, टर्मिनल जहां पर खत्म हुआ। तो यहां से एंगल शुरू हुआ, इस वाली लाइन से शुरू हुआ और इस वाली लाइन पर जाकर खत्म हो गया, तो इसको इनिशियल रे, इसको टर्मिनल रे। और इनके बीच का जो गैप है उसको एंगल कहा जाएगा, यानी कोण कहा जाएगा। जिस पॉइंट पर ये दोनों रे मिल रही हैं उसको हम वर्टेक्स कहेंगे, और इन दोनों रे को हम बोलेंगे आर्म्स ऑफ एंगल, यानी एंगल की भुजाएं, कोण की भुजाएं। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज एंगल। ठीक है, चलो अगला है टाइप्स ऑफ एंगल। अब टाइप्स ऑफ एंगल कैसे होते हैं देखिए, सबसे पहला हमारा जो एंगल है, मैं यहां पर थोड़ा सा डार्क कलर ले, सबसे पहला एंगल है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो। यहां पर मैं कहूंगा इसको, इसमें ये भी ऐड करो, मोर देन 0 डिग्री। 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो, ऐसा कोई भी एंगल जिसकी मेजरमेंट 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो, उसे हम एक्यूट एंगल या हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण। ठीक है, अगला अगला है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल क्या है? कोई भी ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री हो। आपने कोई एंगल मेजर किया, मापा, और आपने देखा है पूरा 90 डिग्री का आ रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि भैया ये राइट एंगल है, या हिंदी में बोलेंगे कि ये समकोण है। ठीक, इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट तो 90 डिग्री से बड़ी होगी लेकिन 180 से छोटी, यानी 90 से बड़ी और 180 से छोटी। 90 और 180 के बीच के जितने भी एंगल है, जितने भी एंगल है, वो सारे के सारे ऑब्ट्यूज एंगल हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण बोलते हैं उसको। ठीक है, अगला अगला है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जब कभी किसी एंगल की माप एग्जैक्टली 180 डिग्री हो, मतलब ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली 180 डिग्री, तो उसको हम स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण या फिर सरल कोण बोलते हैं। ठीक है, अगला अगला है रिफ्लेक्स एंगल। देखिए, अगर आपका एंगल 180 से बड़ा हो जाए और 360 से छोटा, यानी 180 और 360 के बीच के जितने भी एंगल हैं, जितने भी एंगल हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, यानी प्रतिफल कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। 180 से और 360 के बीच में, ना तो 180 लेना है ना 360 लेना है, बस इनके बीच के जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल का मतलब है कि एक ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 360 डिग्री का हो। कितने का हो? 360 डिग्री। यानी अगर आप ये जैसे पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों ओर जो ये एंगल, एक पूरा चक्कर जो लगता है, ये 360 डिग्री का होता है, और इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल या पूर्ण कोण। क्या बोल देते हैं? पूर्ण कोण। ठीक है ना? ओके, आई होप आपको ये एंगल भी क्लियर हो गए होंगे, टाइप्स ऑफ एंगल भी आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। चलो अगला अगला है, यहां पर हम पेयर ऑफ एंगल्स की बात कर रहे हैं। अब पेयर ऑफ एंगल्स की बात करें, पहला है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में इनको पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। अब पूरक कोण है, और मैंने यहां पर वर्ड यूज किया है पेयर। यहां पे देखो, मैंने पेयर ऑफ एंगल्स वर्ड यूज किया है। पेयर का मतलब दो एंगल। पेयर क्या होता है? जोड़ा। ठीक है ना? और जोड़े में केवल दो आते हैं, और उसने एंगल्स की बात करी है तो इसका मतलब भी दो एंगल की बात कर रहा है वो। यानी ये जितने भी मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, इनमें सब में केवल दो एंगल यूज होंगे, कभी भी एक एंगल नहीं होगा, दो एंगल यूज होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है जब दो एंगल को अगर आप जोड़ो और वो 90 डिग्री हो जाए तो हम उसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90। एग्जांपल ले लो, जैसे आपका एक एंगल है 60 का और दूसरा एंगल है 30 का, आपने इनको प्लस किया, देखा ये 90 आ रहा है, तो ये जो दोनों एंगल हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये कॉम्प्लीमेंट्री। कुछ और भी हो सकता है, जैसे एक एंगल है 70 का,
उसके बाद दूसरा एंगल है 20 का, इसका भी टोटल 90 हो रहा है, तो ये दोनों एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अगला है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री को संपूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। अब संपूरक कोण का मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है? जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो हम उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक एंगल आपका 60 का है और दूसरा 120 का, इनका टोटल कितना हो रहा है? 180। तो ये क्या है? ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कुछ और भी हो सकता है, जैसे 110 प्लस 70, इनका टोटल भी 180 हो रहा है, तो ये क्या है आपका? ये सप्लीमेंट्री एंगल्स। इनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। जब दो एंगल का सम 180 हो जाए तो उन्हें दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। ठीक है बेटा। अगला एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या है? देखो समझो, एडजेसेंट एंगल का मतलब है दो ऐसे एंगल। अब यहां पर दो एंगल है बेटा, एक एंगल ये और एक एंगल ये। एडजेसेंट एंगल की खास बात क्या होती है कि इनमें एक आर्म कॉमन होती है। भाई ये वाला जो एंगल है इसकी एक आर्म तो ये है, एक आर्म ये है, और ये वाला जो एंगल है इसकी एक आर्म ये है, एक आर्म ये है। दोनों में एक आर्म कॉमन है। कौन सी? ये वाली आर्म कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों एंगल में यूज हो रही है, ठीक है ना, वो एक ही लाइन दोनों में यूज हो रही है, तो ये कॉमन आर्म होगी। दूसरा क्या है? यहां पर जो वर्टेक्स होगा वो भी दोनों का कॉमन होगा। वर्टेक्स क्या होगा? कॉमन होगा। ठीक है। और बाकी की ये जो दोनों साइड्स होंगी यानी आर्म्स होंगी, ये इस कॉमन आर्म के अपोजिट होंगी, एक इधर और एक इधर, दोनों एक साइड नहीं होंगी, एक इधर और एक इधर। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। सिंपल सा लॉजिक ये मान के चलो, अगर एक एंगल है और मैं इसका भाई दो हिस्से कर दूं, एक ये एंगल है और इसके दो हिस्से कर दूं, तो ये जो दोनों एंगल है ये एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? पक्का? दोबारा से देख लो भाई, इनमें है ना एक तो कॉमन आर्म होगी और ये वर्टेक्स भी कॉमन होगा, और ये जो दो साइड होंगे इस कॉमन आर्म के दोनों अपोजिट में होंगे। अपोजिट मतलब एक इधर और एक इधर। ठीक है, आसान भाषा में मैंने बता दिया। एक एंगल आपको दिया, उसमें आपने एक भाई इसके दो पार्ट कर दिए, तो इन दोनों एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। ठीक। अगला अगला है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है? अभी मैं जब इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अभी हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है, देखिए जब दो लाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये वाला और ये वाला एंगल और ये वाला, इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। देखो अब इसके नाम से ही पता चल रहा है। पहले है वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब है कि एक ही पॉइंट पर है, यानी ये दोनों एंगल एक ही वर्टेक्स पर बनेंगे। अपोजिट का मतलब आमने सामने वाले। एंगल का मतलब आप जानते ही है, ये हो गया इनका कॉमन पॉइंट, ये हो गए दोनों आमने सामने वाले एंगल। ऐसे ही ये कॉमन पॉइंट, ये दोनों आमने सामने वाले। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, और ये लंबाई में मेजरमेंट में बराबर होते हैं। नॉट लंबाई, मेजरमेंट में बराबर है। यानी अगर ये एंगल 20 का है तो ये भी 20 का होगा, अगर ये 80 का है तो ये भी 80 का होगा। ठीक है बेटा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? जब भी दो लाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर दें, ऐसे, तो ये जो ऊपर नीचे और दाएं बाएं बन रहे हैं, ये दो एंगल क्या कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान रखना, दो एंगल, दो एंगल, दो एंगल, क्योंकि पेयर वर्ड यूज हो रहा है, तो ये सारे जितने भी पॉइंट टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूं इसमें दो एंगल का यूज होगा, एक एंगल कभी यूज नहीं होगा। अगला देखिए, अगला है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या है? देखो, लीनियर पेयर का मतलब है, मान के चलो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी आपके लिए, आपको पता है इस लाइन पर ये जो एंगल बनता है इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ये 180 डिग्री का होता है। अब इसके मैं दो पार्ट कर दूं, इस 180 वाले एंगल के दो पार्ट, तो ये जो दो एंगल कहलाएंगे इनको लीनियर पेयर कहेंगे। क्योंकि लीनियर पेयर की कंडीशन क्या है? आप कह सकते हो कि भैया ये तो एडजेसेंट एंगल भी हो सकते हैं। बिल्कुल, आप गलत नहीं हो, बिल्कुल सही हो, ये एडजेसेंट एंगल है ना, क्योंकि ये दोनों आर्म इसके अपोजिट में आ रही है, कॉमन आ रही है, ये एडजेसेंट एंगल है। लेकिन इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। अगर मान के चलो मैं इसे ए और इसको बी मान लूं, तो ए और बी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ये लीनियर पेयर की खास बात होती है। तो जहां कहीं भी वो लीनियर पेयर बोल दे तो उन दोनों का टोटल क्या होगा? 180 होगा। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि ये एक लाइन पर, ध्यान रखना,
एक लाइन पर कई बार कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि जैसे ये बना, अब इसमें 2 लाइन डाल दी, अब इसका 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 टोटल भी 180 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट ही तो एंगल है और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। अब तीनों एंगल का सम 180 होके ये भी लीनियर पेयर है? नहीं, ये लीनियर पेयर नहीं है। लीनियर पेयर में पेयर मतलब दो दो ही एंगल यूज होंगे, जैसे ये 2 हैं, इसको लीनियर पेयर नहीं कह सकते। हाँ, इन तीनों का सम 180 होगा, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, ये मानी जा सकती है, लेकिन इसको लीनियर पेयर नहीं कहेंगे। लीनियर पेयर इसी को कहेंगे। क्या ये बात आपको क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों? आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहां पर भाई जैसे जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, जितनी भी मैंने चीजें यहां पर लिखी हैं ये आप अपनी कॉपियों में नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है ना, ताकि आप बाद में भी अगर कभी पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए। ठीक, देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो मैथ के क्वेश्चंस लगाना बहुत इजी होता है। बच्चे क्या काम करते हैं, रट्टा मारते हैं, रट्टे पे लगे रहते हैं। बेटा रट्टे से नहीं होता, मैथ कभी रटने से होता ही नहीं है। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर करो, फिर क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चन में गिवन क्या है और वो आपसे क्या पूछ रहा है। जब आपको यह समझ में आना शुरू हो जाएगा, आप समझ लेना आप अपनी मैथ्स को अच्छा करने की तरफ चल पड़े हैं। सबसे पहले जो भी चैप्टर आपको तैयार करना है उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है, जो आपको वो जो चैप्टर है जिसके आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिए, फिर आप उसके क्वेश्चंस पर आओ। जब वो क्वेश्चंस जो भी हैं उसमें ये देखो कि हाँ भाई जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उस क्वेश्चन में उसने गिवन क्या है, यानी दिया क्या है और वो मुझसे पूछ क्या रहा है। फिर उस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है उनका इस्तेमाल करते हुए, मैं ये नहीं कहूंगा कौन सा कॉन्सेप्ट कहां यूज होगा, कोई सा भी कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, तो उसी चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है उनका इस्तेमाल करते हुए उसको फाइंड करने का प्रयास करो जो आपसे उसने पूछा है और जो आपके पास गिवन है। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर मेथड टू सॉल्व अ क्वेश्चन। ओके, आई होप ये आपको आज क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर मेरे हिसाब से यहां पर आपकी जो एक क्लास है आज यहां पर क्लियर हो जाती है। यहां पर मैंने आपको इस चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर कर दिए, सारे के सारे। अब आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस आप लगा लोगे। ओके, तो चलिए अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग लाइक करना शायद भूल जाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है ना, और भी वीडियोस यहां पर आ रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इस चैनल पे इंग्लिश के लिए भी वीडियोस आ रही हैं। हमारे जो मोहित सर है बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं बच्चों के लिए, बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश जो है इंग्लिश है वो सिखा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, उनको भी ये वीडियोस जरूर शेयर करिए। ठीक है, दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है कि आप मेरी जो नई अगली क्लास होगी उसकी जो वीडियो है वो भी ऐसे ही देखेंगे और उसको ऐसा ही प्यार देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।